तो क्या वही हुआ जो वाकई में गहलोत चाहते थे? आप कहेंगे कि तमाम मीडिया चैनल्स इस वक्त सॉरी मैडम चला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गहलोत जीत गए। गहलोत तो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ ही नहीं रहे, तो जीत कैसे गए? गहलोत जीत गए। गहलोत जीत गए। गहलोत को यूं ही सियासत का जादूगर नहीं कहा जाता। आप कहेंगे गहलोत जीते कैसे? मसला अब आला कमान के इकबाल का आ गया है। इकबाल का, आला कमान की कमान का आ गया है। और गहलोत की जीत इसमें कैसे? गहलोत को कहते हैं सियासत का जादूगर। गहलोत इस बात को भांप चुके थे कि सही वक्त है, सही मौका है, वरना सिर्फ दिल्ली में अगर पहुंच गए तो सीताराम केसरी बन जाएंगे, पीवी नरसिम्हा राव बन जाएंगे। राजस्थान हाथ में है तो कमान हाथ में है। राजस्थान गया, दिल्ली पहुंचे तो फैसला तो वही होगा जो 10 जनपद चाहेगा, यानी कि आला कमान। आला कमान। तो इसलिए गहलोत जीते। जो चाहते थे वही हुआ। जो वो चाहते थे वही हुआ। अभी फिल्म का दी एंड नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है, मगर माना यह जा रहा है कि राजस्थान पर फिलहाल फोकस कम हो गया। अब अध्यक्ष का मसला है। गहलोत सॉरी मैडम बोलकर बात खत्म कर गए। अब इस झगड़े का जो विष है, क्योंकि इस झगड़े में विष निकला है, विष ही निकला है या फिर अमृत भी निकलेगा। अब अमृत निकलेगा या विष, और अगर विष ही निकला तो इस विष को पिएगा कौन? गहलोत तो अपनी गेम खेल गए। गहलोत जीत गए और कांग्रेस हार गई। इस सियासी झगड़े से यह साबित होता है। एक तरफ दिग्विजय सिंह और शशि थरूर कतार में खड़े हैं, लेकिन अभी दिलचस्प किस्सा बाकी है। मैं उस किस्से पर भी आऊंगा, लेकिन हमेशा की तरह दो मेहमान आपके स्क्रीन पर होंगे, दाएं और बाएं तरफ। कांग्रेस की तरफ से सुधा जी जुड़ी हैं। अक्सर सरकार से सवाल पूछती हैं, लेकिन आज खुद सवालों के कटघरे में है। आज सवालों के कटघरे में है कांग्रेस। और हंसता मुस्कुराता चेहरा वैभव अग्रवाल, बीजेपी के धुरंधर चेहरों में से एक। और आज लग रहा है कि खूब झोले में वैभव जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब आएगा मजा, बहुत सुधा जी सवाल पूछती हैं हमसे, आज हमारी बारी है। तो शुरुआत सुधा जी आप ही से। मेरा आकलन गलत है या सही? मैं पिछले 5 दिन से यही बात कह रहा था। हमारी पत्रकार मंडली के पत्रकार मित्र कह रहे थे कि भाई ये कैसी दलील है। हम उनको समझा रहे थे सियासत का जादूगर मतलब गहलोत चाहते ही नहीं अध्यक्ष बनूं। गहलोत चाहते ही नहीं थे मैं अध्यक्ष बनूं, क्योंकि उनको मालूम था अध्यक्ष बन भी गया तो फैसला तो 10 जनपद से होना है। कम से कम राजस्थान में कमांड तो है, हंटर तो है, 10-15 तबादले तो कर सकता हूं। दिल्ली आया तो वो भी छिन जाएगा। तो गहलोत की जीत हुई और कांग्रेस की हार। गहलोत की गेम में क्या फंस गई कांग्रेस कि नहीं? सुधा जी अनम्यूट कर लीजिए मैडम जी। नमस्कार तिलक जी, वैभव जी नमस्कार जी। जो आज तिलक जी ने ये कॉम्प्रिहेंशन तैयार किया है कांग्रेस को लेके, ये काबिले तारीफ है। क्योंकि इस कॉम्प्रिहेंशन में, जिसको हम बोधगम्यता भी कहते हैं, इसमें कुछ ऐसी बातें भी क्वेश्चन मार्क के साथ आ रही हैं आपके स्क्रीन पे, जो ये बता रही हैं कि विश्लेषण और संश्लेषण का जो अंतर है वो दिखाई दे रहा है पूर्णतः।
अब इस पे मैं आपके प्रश्न के उत्तर पे आने से पहले एक बात कहूंगी ना कि ना जब ना हम कोई चीज नहीं मैं कर पाते- आधार के साथ मैं आ आता रही हूं। हूं। ना 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 मैं- सुधा जी रुक जाइए। मैं कोई आधार होता है और आप ही के नेताओं का आधार और बिल्कुल हाँ बिल्कुल, वही मैं बताऊंगा उसी जो बात पे आ आपके रही हूं। नेताओं ने बिल्कुल, बोला। बिल्कुल। और अगर नहीं देखिए, बोला होगा तो हाँ। बोलना तिलक चावला तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तो सिर्फ वही बात जी बोलूंगा। तिलक जी, एक कॉन्सेप्ट होता है और एक अवधारणा होती है, एक पूर्व अवधारणा होती है। अब उसी पे लेके जब हम क्वेश्चनिंग तैयार करते हैं, क्वेश्चनायर बनाते हैं, तो उसमें आपके दोनों एस्पेक्ट छुप जाते हैं या आ जाते हैं। एक जो अगर मैं आपको सामने एक बात रखूं, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, 2 बार इंटरव्यू में गई और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, जब बच्चों को यूपीएससी के लिए तैयार करती हूँ, तो मैं उनसे कहती हूँ, क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है ये सत्य है, लेकिन मेरा उत्तर क्या होता है कि मैं वो नहीं करना चाहती थी। मैं करना चाहती थी शैक्षिक रूप से आपसे जुड़ना, क्योंकि अगर मैं एक डिप्लोमेट बन जाती तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाती। तो किसी बात को कहने के तरीके किस तरह से होते हैं, ये तरीका वो होने की लगी। अब मैं आपकी बात का यानी उत्तर देती हूं राजस्थान में जो कि ये- कुछ हुआ आप मुझे ये समझा रहे हैं कि बिना गहलोत जी की जानकारी के हुआ? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रश्न आपका ये था ही नहीं। आपका प्रश्न था कि कांग्रेस की हार और गहलोत की जीत। मुझे लगता है, जहां तक सबको पता है, पूरे देश को पता है कि गहलोत जी कांग्रेस की बनाई हुई जो सरकार है, पार्टी का नाम कांग्रेस है और गहलोत जी राजस्थान में उसके मुख्यमंत्री हैं, जहां तक सबको पता है। लेकिन ये जो नई चीज आ रही है कि कांग्रेस की हार हुई और गहलोत, अगर कांग्रेस हारती है तो गहलोत जी भी हारे, अगर कांग्रेस जीतती है तो गहलोत भी जीते। मतलब इसको आप अलग नहीं कर सकते ना हैं। ना ना दूसरी बात मैं समझाता मैंने हूं, कहा, प्रैक्टिकल समझाता हूं। जी बिल्कुल, मैं प्रैक्टिकल बिल्कुल। जिस भाषा में आप लोग समझते हैं मैं उसी हमेशा भाषा में प्रे- समझाता मैं हूं। मैं हमेशा प्रैक्टिकल practical समझा पे देता रहती हूं हूं। आपको। मैं कभी अवधारणाओं पे नहीं रहती हूं। मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं। मेरे को ये किताबी भाषा नहीं समझ में आती ना, मैं समझा पाता। मैं किताबी भाषा का प्रयोग भी नहीं करती हूं। हाँ कभी अब ये एकदम समझिए व्यवहारिक भाषा। मैडम ये समझिए कि भाई हमने किसी को अपना दूध बना के भेजा, ठीक, जी, उसको बिल्कुल, उठाकर जी। जो है किसी ने पटक दिया, तो वो उसको नहीं पटका, उसको चुनौती नहीं दी, उसको दूध बना के हमने भेजा था बिल्कुल भाई। उसको अब उसको जिसको रैपट मारे उसको रैपट थोड़ी ना मारे, रैपट तो उसको लगे ना जो उसका दूध बन के गया था, यानी कि जो उसने दूध भेजा था। व्यक्तिगत नहीं, दुश्मनी नहीं, थोड़ी अब ना इसमें थी माखन साहब से। दूत, अगर मेरी बात आपने समझ दूत रहे हैं शब्द आपकी का नहीं समझ प्रयोग रहे? किया है, तो इससे दूत भी पक्ष और विपक्ष का होता है। हाँ। क्योंकि अपनी पार्टी में दूत और उसके शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अच्छा अगर ये अपने लोग माखन जी को नहीं, किसने मैं भेजा अब था? आपको- ना आपने मेरे किताबी को भाषा मत की घुमाइए बात मैडम, किया। नहीं घुमा अब पाएंगे। मैं आपको माखन जी को किसने भेजा था? आप किताबी भाषा का खड़गे प्रयोग जी कर को रहे किसने हैं, भेजा था? किताबी भाषा का। खड़गे जी को किसने भेजा था? माखन जी को कांग्रेस किसने के भेजा था? अध्यक्ष ने, ऑब्वियस सी बात है। हाँ तो माखन आला जी कमान और बोलिए ना सीनियर मैडम, उनसे बात करने। अध्यक्ष हाँ, पद नहीं बिल्कुल। बोलते, आपके आला कमान होता है, अध्यक्ष नहीं होता। आला कमान के लिए आप जिस शब्द से व्यवहार करना चाहें कहें, लेकिन वो हमारे अध्यक्ष मैं हैं, उदाहरण उन्होंने दे दूंगा आपको, मैं आपको उदाहरण दे देता हूं अभी, जी अगर जी, आप बिल्कुल। चाहते हैं मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सबसे बड़ा उदाहरण है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, याद होगा आपको भी। दिग्विजय सिंह ने कहा, अभी हाल फिलहाल की बात बता रहा हूं, अध्यक्ष तो आते जाते रहते हैं, अध्यक्ष आते जाते रहते हैं, ये दिग्विजय सिंह ने कहा, ये मैंने नहीं कहा। अध्यक्ष आते जाते रहते हैं मतलब समझते हैं आप? जी हमारी जी, पार्टी बिल्कुल। में अध्यक्ष आते जाते रहते हैं, आला कमान एक ही होता है। जी प्लीज कंटिन्यू। तिलक जी, मैंने कहा ना कि जब मीडिया अपने चीजों को दिखाती है, मैं हमेशा सच्चाई पे, पत्रकारिता की सच्चाई पे हमेशा आपके साथ रहती हूं और आज भी उसी सच्चाई को आगे करते हुए इस बात को कि जब हम बातों को कर रहे होते हैं, जब प्रश्न और उत्तर की बात होती है, तो जाहिर सी बात है उसके जो अंदर चीजें आती हैं, एक उसका जो पक्ष दिखाई नहीं देगा और दूसरा जो दिखाई देगा। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सा पक्ष देखना चाहते हैं और किस पक्ष को उजागर करना मैडम, चाहते दिक्कत ये हैं, है, इस पे हम तटस्थ नहीं हो दिक्कत पाते ये हैं। है, और हमारे अध्यक्षा दिक्कत ये के बारे है, में आप चाहे आला कमान कहो, कसूर चाहे आपका कोई भी नहीं शब्द है। का प्रयोग करो, तो ये मैडम, प्रयोग कसूर सबके आपका लिए भी होते नहीं हैं। है। उसके लिए मैं आपके ऊपर कोई ना तो कंट्रोल है ना नियंत्रण है। नहीं नहीं, मेरे ऊपर कंट्रोल नियंत्रण तो सत्ता में रहते हुए भी आप लोग नहीं कर पाए थे। कसूर नहीं, इसकी यही जरूरत भी है, नहीं है। दिक्कत ये है राजतंत्र नहीं है ना, सुधा जी, गणतंत्र दिक्कत ये है, है, बिल्कुल। दिक्कत ये है, मुझे मालूम है कि मेरा पत्रकारिता धर्म क्या है। बिल्कुल। सवाल सत्ता से होता है तो सत्ता से पूछता हूं, अगर मसला आपके घर का है तो आप ही से सवाल पूछूंगा, वैभव जी से नहीं पूछूंगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल, मुझे सिर्फ बिल्कुल, इतना बता बिल्कुल। दीजिए, मैं आपकी बात का जवाब भी दे रही हूं। आप लोगों का फोकस क्लियर नहीं है। आप पूछिए कैसे, अपने बड़े नेताओं को समझाइएगा, फोकस क्लियर नहीं है।
आप कैसे समझिएगा? खोजना चाहिए आपको अध्यक्ष। आप खोज रहे हैं राजस्थान का मुख्यमंत्री। अध्यक्ष किसी को भी बना लो, कर्नाटक से ले आओ, केरल से ले आओ, उत्तर प्रदेश से ले आओ, कहीं से भी ले आओ, अध्यक्ष किसी को भी बनाओ। चुनाव कौन जिताएगा वो महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी कौन होगा वो महत्वपूर्ण है, नेहरू कौन होगा वो महत्वपूर्ण है, सोनिया गांधी कौन है वो महत्वपूर्ण है। तलाशना चाहिए आपको चुनाव जिताऊ चेहरा। आप ढूंढ रहे हैं राजस्थान का सीएम। दिक्कत ये है मैडम। प्लीज कंटिन्यू, फिर मैं आ रहा हूं वैभव जी आपके पास। जी, इस बात पे हमें क्या ढूंढना चाहिए और हम क्या ढूंढ रहे हैं, जो ये प्रश्न होते हैं, आपको लगता है कि जो प्रश्न अगर आप उठा रहे हैं तो क्या पार्टी के लोगों को नहीं पता है कि ये हमें ढूंढना क्या और क्या हो रहा है? क्योंकि वहां पे अध्यक्ष पद के लिए आप जानते हैं कि जब गणतंत्र में आप बात करेंगे तो कोई व्यक्ति एक पद पे है तो उस पद को छोड़ के उसे दूसरे पद के लिए आपका नामांकन करना है, ये तरीका था। तो जाहिर सी बात है वहां पे जब अध्यक्ष पद के लिए वो चुनाव में नामांकन के लिए जा रहे थे तो उनसे बात कही गई कि वो राजस्थान को छोड़ के वहां पे आएंगे। इसमें तो कोई अलग चीज नहीं की गई, अपने भारतीय संविधान के अकॉर्डिंगली चीजें की गई। ऐसा तो नहीं हुआ कि 3 वर्ष के लिए कोई अध्यक्ष बनाया गया और अंतरिम अंदर से ही बातें हो गई और अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ गया। ऐसा तो नहीं किया गया ना। चीजें सामने आई, सबके सामने आई, चीजें बेहतर तरीके से सामने आई। अब उसमें कोई चीज जो नहीं मालूम थी वो हो गई, क्योंकि आपका वर्तमान तो आपको पता होता है, लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है इसे ही कहते हैं कंट्रोल मैडम। व्यक्ति राजनीतिक संभावनाओं की बात नहीं आप कहते हैं ना मोदी ऐसे नहीं बनते हैं एक दिन में, इसे कहते हैं कंट्रोल। जो जीता कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक तो इसलिए मैंने आपसे कहा एक मिनट वैभव जी, सफलता को अपने नियंत्रण और अपनी चीजों से करता है। हाँ, इसी कहते हैं कमान, आला कमान, मतलब यही होता है। अब तो कमान को ही चुनौती दे दी, हाथ से कमान ही निकल गई आला कमान के। ये देखने वाले की दृष्टि पे निर्भर करता है, लेकिन ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका जवाब ना आपके पास है। ओके, मैंने आपको पूरा मौका दिया, पता होता है। अब मैंने आपको पूरा मौका दिया। एक मिनट वैभव जी, आज तो बहुत खुश होंगे आप कि नहीं? कांग्रेस के घर में जो हो रहा है खूब मजा आ रहा है कि नहीं? आज पहली बार ऐसा हुआ। देखिए कि 10 मिनट हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इन्होंने राजस्थान के मसले पर ना ईडी का नाम लिया ना सीबीआई का नाम लिया। समझ रहे हैं ना आप? कितनी बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। इल्जाम और तोहमत जो है इन्होंने आपके सर पर नहीं मड़ी, ये तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि नहीं वैभव भाई? ठीक है लेकिन मुझे तो बस एक चीज ही नहीं समझ आ रही है कि मतलब पार्टी चला कौन रहा है और डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होने हैं तो हमें मतलब इतनी जद्दोजहद करने की बात ही क्या है, इसको सीएम बनाना है। अगर पार्टी में इतनी ज्यादा डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र के प्रति इतना विश्वास है, जनतंत्र में इतना विश्वास है, तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि जबरदस्ती सचिन पायलट को काय को थोपा जा रहा है। अशोक गहलोत ने सही तो बोला, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए सारे मिलके सीएलपी चूज कर लेंगे। आपके यहाँ होता है क्या ऐसा? हाँ, आपके यहाँ होता है क्या ऐसा? बिल्कुल होता है। आपके यहाँ विधायक चुनते हैं मुख्यमंत्री? नहीं, मैं टेबल पे खड़े होकर दीवार के ऊपर चढ़ के लाल किले पे गद्दा पहना के मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि भाई मैं डेमोक्रेसी कर रहा हूँ। अभी तो हम कांग्रेस की समीक्षा कर रहे हैं ना, जो कांग्रेस चिल्ला रही है। नहीं, तो आप अपना आंतरिक लोकतंत्र आप भी बताइए ना। आप तो मुझे ऐसे कह रहे हैं कि आपके यहाँ जो है विधायक चुनते हैं मुख्यमंत्री, आपके यहाँ एक लाइन में प्रस्ताव नहीं पास होता कि आला कमान तय करेगा? देखो तिलक भाई, आपने मेरे से एक प्रश्न पूछा था 4-5 दिन पहले की डिबेट में कि भगत सिंह को हम भूल गए क्या। मैंने आपको बोला था समय बदल रहा है, भगत सिंह का नाम भी आएगा। अभी चारों ओर भगत सिंह का नाम है, ठीक है। उसी तरह आपने मेरे से दोबारा पूछा था कि ये प्रश्न आपका पहले भी हुआ था कि आपकी पार्टी में होता है क्या। मैंने आपको बताया था कि भाई साहब मेरी पार्टी की समीक्षा अगर नहीं कर रहे ना, अगर कर रहे होते तो अपन करते बात, बट मेरी पार्टी की समीक्षा में नहीं, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आपने नड्डा जी का कार्यकाल क्यों बढ़ाया और किसने बढ़ाया। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा ना, आपकी पार्टी का आंतरिक मामला है। लेकिन मैं ये को लेके ही नहीं आया ना पब्लिक में। और जहां तक आप हमारी पार्टी में सीएलपी लीडर चुनने की बात कर रहे हैं,
तो मेरे ख्याल से मतलब लीडर लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर जो होता है वो लेजिस्लेटिव मेंबर्स के द्वारा चुना जाता है। और हमारी पार्टी में जो लोकतंत्र है वो सबसे पॉपुलर चेहरा जो होता है उसको चुन लेते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सारे मिलकर तो अपना लीडर चुन लेते हैं, यानी कि विधानसभा में अपना लीडर चुन लेते हैं। मसला ये है, वैभव जी मेरी बात सुनिए, ये कह रहे हैं हमारे यहाँ तो पर्चे उठाए जा रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं, फेंक रहे हैं, इधर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, रजिस्टर में नाम तक लिखा जा रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आपके यहाँ तो पता ही नहीं चलता, अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ जाता है। वो ये समझा रहे हैं, कह रहे ये है आंतरिक लोकतंत्र। अरे बाबा यही आप बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट मतलब वो सुधा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि उनके यहाँ पे लिखा जा रहा है। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछूं कि जर्नलिस्ट होने के नाते पत्रकारिता में हो सकता है आपकी वो रुचि क्रिएट कर रहे हैं कि देखो अभी क्या चल रहा है, तो आपका अधिकार है उसको पता करना। लेकिन मेरे को क्या ही फर्क पड़ता है कांग्रेस में क्या चल रहा है, मैं तो तमाशबीन हूं ना, मैंने पहले भी बोला था। आपको फर्क नहीं पड़ता? एक तमाशा चल रहा है और मैं बैठ के उसको साइड में खड़े होकर ताली बजा रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई कुल मिला के मजे ले रहे हैं आप, है कुल मिला के कांग्रेस के घर के झगड़े के मजे ले रहे हैं आप। हाँ क्यों नहीं होगा, सभी लेते हैं, ये तो सामाजिक बात है, इसमें क्या हो गया। अपने घर की गंदी चादर को इसलिए तो अपने को बचपन से सिखाया गया है कि अपन पब्लिक में नहीं धोते, अपन ने सबने सिखाया, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। और अगर आप बंदर को सड़क पे नचाओगे तो जो नहीं भी ताली बजाएगा वो 1 मिनट को रोक के देख के ताली बजा के चला जाएगा। तो आपके यहाँ भी तो आला कमान होता है कि नहीं होता, जैसे इनके यहाँ आला कमान? हमारी पार्टी में नहीं, हमारी पार्टी में आला कमान नहीं होता है, हमारी पार्टी में सीनियर जूनियर होते हैं। सीनियर जूनियर तो फिर नहीं, तो फिर नड्डा जी का कार्यकाल आपने बढ़ाया तो ये किस आधार पे बढ़ाया और किसने बढ़ाया? नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ा ना, तो ये किसने बढ़ाया? तो वो चॉइस है हमारे मेंबर्स की, नेशनल वर्किंग मेंबर्स। नहीं, कौन से मेंबर्स की राय है, वही तो पूछ रहा हूं मैं। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की चॉइस। बैठक हुई थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की? तो बैठक ही नहीं हुई सर आपके यहाँ। बैठक होने की जरूरत नहीं है ना, बीसीबी तो कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, बैठक के बिना तय कर दिया आप लोगों ने? भाई साहब कंसेंसस ही तो बिल्ड करना है। हाँ, तो वही आला कमान ने तय किया ना। पार्टी में आपको पता है हम आईटी में कर सकते हैं, हम ट्विटर पे कर सकते हैं, हम कोई भी कर सकते हैं, पब्लिक में दिक्कत नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। कंफ्यूजन का है, कोई कंफ्यूजन है तो मैं उसको क्लियर करने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझे कि एक तरफ देखो ये राजनीति होती है। अब आपने जहां से डिबेट शुरू करी, अभी आपका जहां पे आपने सुधा जी से अपना सेशन के बीच वाला अंत किया, वहां पे सुधा जी से सेशन आपने बिल्कुल सही अंत किया। आपने बोला कि एक ऐसा नेता चुनिए, भाई पार्टी बनाने के लिए, पार्टी में अध्यक्ष बदलने के लिए जनता थोड़ी कह रही है। आप ये समझो कि आप मछली की आंख पे नजर रखो कि मेरे को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष क्यों बदलना है। उसका उत्तर इतना है कि कांग्रेस पार्टी फेल पॉलिटिकल पार्टी हो गई, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हो गई। अब उसके उत्थान के लिए हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए, ठीक है, तो उस पार्टी को दोबारा जिंदा कर। आपका पॉइंट आ गया, लेकिन वैभव जी आपकी आवाज थोड़ी गूंज रही है आज, मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं दोबारा। लेकिन सुधा जी बात तो वैभव जी सही कह रहे हैं ना, अध्यक्ष किसी को भी बना दो, किसी को भी बना दो, चाहे शशि थरूर जी को बना दो, महिलाओं का समर्थन अलग से मिलेगा, शशि थरूर को भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी बनाओ, किसी को भी बनाओ। लेकिन ढूंढना तो आपको मोदी जैसा चेहरा ही पड़ेगा ना जो चुनाव जिता पाए, कि नहीं? आप ही के नेता बोल रहे थे, इंदिरा गांधी का कार्यकाल का वक्त का दौर देखिएगा, उदाहरण के साथ आ रहा हूं, और आप जो आजाद जी अभी साहब पार्टी छोड़ के गए, गुलाम नबी आजाद साहब, मुझे नहीं लगता कि शायद इंदिरा गांधी भी इतने राज्यों की प्रभारी रही होंगी जितने राज्यों के प्रभारी गुलाम नबी आजाद साहब रहे, अगर मैं सही हूं तो। आजाद साहब के अनुभव का जिक्र कर रहा हूं, और मैंने कहा ना कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो आपके बड़े नेताओं ने जो कुछ कहा मैं वही बोलूंगा। आजाद साहब ने क्या कहा कि भैया 44 चुनाव में से 39 चुनाव तो जो है 42 चुनावों में से 39 चुनाव तो राहुल गांधी के नेतृत्व में हम हार गए, 2 लोकसभा चुनाव हार गए। क्या अब भी राहुल गांधी ही उम्मीद है आपको, या उनसे बाहर भी कोई पिक्चर देख रहे हैं आप?
जब ये प्रश्न आता है तिलक जी कि राहुल गांधी जी क्या उम्मीद है नहीं है, मैंने आज तक किसी और नेता को लेके जो ये परसेप्शन बनाया गया है और मीडिया इसको जितनी पुरजोर तरीके से रखता है, राहुल गांधी अगर है तो इसमें सबको क्या दिक्कत है और उनके एक नए रूप को गढ़ने की क्या जरूरत है? क्योंकि अगर हमें लगता है कि हमारा नेता हर वो कार्य कर सकता है, अगर जीतना ही हर चीज के लिए आप एक लकीर मान लेते हो, तो सचिन तेंदुलकर इसका बहुत बड़े उदाहरण है। कप्तान बन गए थे तो मैच नहीं जीत रहे थे, इसका मतलब क्या सचिन तेंदुलकर जी खेलने लायक नहीं थे? आप जब मतलब किसी मान रहे प्रश्न हैं ना को नेतृत्व के लायक नहीं है राहुल गांधी। नहीं तिलक जी, मैं इस बात को कि कांग्रेस कब हारी, क्यों हारी, कैसे हारी, बात इस मसले की नहीं है। जब प्रश्न चिन्ह किसी व्यक्ति विशेष पे खड़ा किया जाता है, जबकि वो व्यक्ति अपने कार्यों से अपनी पार्टी के लिए, अपने देश के लिए कार्य करने की चाहत रखता हो और उस पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया जाए हर बार कि फेल्योर का वजह वो है। क्या आपको लगता है कोई एक व्यक्ति किसी बड़ी पार्टी को, जो राष्ट्रीय पार्टी है, उस व्यक्ति के होने के नाते ही वो वजह हो रही है? ऐसा नहीं होता है। कहीं भी किसी भी चीज में अगर कोई खामी आ रही है तो उसके संगठन में हमें उन चीजों को ढूंढना है कि क्या वजह है। हम उसके लिए राहुल गांधी को दोष नहीं दे सकते हैं। क्या आप हमारे नेता को बोलो कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल अगर सामर्थ्य है, मोदी जी कब बने प्रधानमंत्री? मैं प्रश्न करूं कि मोदी जी सीएम कब बने, मोदी जी कब बने प्रधानमंत्री? उन्होंने भी अपना एक बार हम डॉक्टर के पास गए। अब सुनिए बता रहा हूं मैडम, मैं आज दूसरे मूड में डिबेट कर रहा हूं। एक मिनट वैभव जी, हम गए डॉक्टर के पास गए, हमारे था सर में दर्द, हमने उनको बताया नहीं, हाथ की दवाई दे दी। समझ रहे हैं ना सर आप? हाथ की दवाई दे दी। जब मर्जी नहीं बताओगे ना, जब आपको पता ही नहीं बीमारी क्या है तो इलाज क्या होगा? नहीं, अब ये एग्जाम्पल फिर गलत हुआ। नहीं, एग्जाम्पल गलत नहीं हुआ, आप गलत सोच रही हैं। जब आपको यही नहीं पता कि बीमारी क्या है तो इलाज खाओ। राष्ट्रीय पार्टी के संगठन में हम जब सवाल खड़े करते हैं और किसी व्यक्ति पे खड़े करते हैं तो किसी व्यक्ति के गुण, उसके क्या क्या उसके व्यक्तित्व में जो आगे कर सकता है। मोदी जी जब सीएम बने उनकी उम्र क्या थी और राहुल जी की उम्र क्या है? तो आप मुझे बता दीजिए लोगों की ना, आप मुझे ये भी बता दीजिए दिग्विजय सिंह ने पर्चा भरा है। सुनिए अब सुनिए ना, अभी भी कह रहा हूं, मैंने तब भी बोला था, किसी के सामने तब भी बोला था राहुल गांधी है, सुधा जी, मैं आपके सामने अपने आप नाराज हो रही हैं आज, नहीं कर सकते, आप नाराज हो रही हैं आज। मैंने तब भी बोला था कि गहलोत जी ने इत्तेफाक नहीं रखना होता है कि आखिर प्रश्न खड़े क्यों किए जाते हैं। अच्छा, राहुल गांधी वजह है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पर्चा जब नहीं भी भरा था और गहलोत जी का नाम चला था, तब मैंने कहा था गहलोत नहीं बनेंगे अध्यक्ष। आपको याद होगा। उनकी मर्जी। हाँ है ना, मर्जी। किन की मर्जी? क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, नामांकन करना है। अच्छा, अब मुझे एक बात बता दीजिए, अगर आप कांग्रेस में आते हैं तो आप भी नामांकन कर सकते हैं, वैभव जी आते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एक मिनट, पूरी सबके लिए छूट है। मैं वैभव जी के पास जा रहा हूं। सुधा जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है? ये आपका आंतरिक लोकतंत्र जो है वो आंतरिक दिखाई दे रहा है, जो सड़कों पर तमाशा हो रहा है वो भी दिखाई दे रहा है। नहीं, सड़कों पे नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो कहना हो गया क्योंकि हमें अपनी चीज अच्छी दिखानी है, भाजपा को दिखानी है कि हम बहुत बेहतरीन लोकतंत्र के परिचारक हैं, हम उसी को करते हैं। तो तो इस बात को एक उत्तर दे देंगे। मैं वैभव जी के पास जा रहा हूँ, एक उत्तर प्लीज। अपने आप को ऊंचा करने के लिए किसी को नीचा करने की जरूरत नहीं होती है। हम वो पार्टी वाले नहीं है कि अपने को ऊंचा रखना है तो किसी को गिरा दो। मैं वैभव जी के पास जा रहा हूँ, जो सच्चाई। एक मिनट मैडम, एक मिनट। ये जो दिग्विजय सिंह जी हैं 10 जनपद के ही उम्मीदवार है ना, कि नहीं? जी बिल्कुल है ना, यही बात तो मैं समझा रहा था। नामांकन में करना बिल्कुल, यही बात तो मैं समझा रहा था आपको इतनी देर से। अध्यक्ष कोई भी रहे वैभव जी, अध्यक्ष कोई भी रहे, आला कमान तो एक ही होता है। यही बात तो दिग्विजय सिंह समझा रहे थे। इस बात को वैभव जी बहुत अच्छी वैभव जी, मैंने गलत कहा? लोग हैं सरकार में देख रहे हैं। ये तो सुधा जी ने खुद कबूल कर लिया। समझ पाएगा इस बात को। ये बात तो सुधा जी ने खुद कबूल कर ली। वैभव जी कौन समझ पाएगा? दो ही लोग हैं जो पूरे व्यवस्था को देख रहे हैं और उसके बाद किसी का प्रश्न करने का भी यहाँ पे नहीं है कि कोई व्यक्ति, जानते हैं तिलक जी, कहाँ पे कोई उंगली नहीं उठती है जहाँ पे कोई कार्य नहीं होता है, जहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है कि बस जो हमने कहा वही, वो डिक्टेटरशिप है, वो तानाशाही है। मैडम, तानाशाही वाले कैसे? मैडम एक मिनट, आप कांग्रेसी हैं, रिसर्च कर लीजिएगा। जिसे आप तानाशाही बोल रही हैं, जब इंदिरा गांधी भी थी और राजीव गांधी भी थे तो एयरपोर्ट पे खड़े होकर सीएम बदल जाते थे।
एयरपोर्ट पे खड़े होकर सीएम बदल जाते थे। सीएम तो आज ही बदल रहे, कानो खान। हाँ, तो मैं की वही वीडियो ना खबर ना लीक ना, होती है। आज खसक नहीं कम से है। कम खबर तो जो होती थी। चुनाव आला कमान राज्य में तीन आला तीन कमान मुख्यमंत्री बन जाते तब हैं, तक होता है जब तक चुनाव जीता और है। जो गुजरात में खबर देता है नहीं। उसको जेल में डाल दिया जाता है, वो जेल से निकल नहीं पाता है। ओके वैभव जी अब उस पत्रकार को आप जानते हो मैडम, आज तो वैभव जी को आप बोलने नहीं दे रही। कल तक वो नहीं बोलने देते थे, आज वैभव जी को आप नहीं बोलने दे रही। इतना गुस्सा पता नहीं लाते कहां से आप। वैभव जी सुना, आज कभी इतना एग्रेशन नहीं देखा सुधा जी में, आज बड़ा एग्रेसिव है। मैं एग्रेसिव नहीं हूँ, मैं अपनी बात को सही रूप में बस रख रही हूँ, मैं एग्रेसिव नहीं होती हूँ। एक्चुअली क्या है कि कांग्रेस एक बड़े टाइट स्पॉट में आ गई है मेरे विचार से, और वो टाइट स्पॉट ये कि पहले तो इन लोगों ने एक्चुअली मिसप्ले किया, ये चाहते थे बहुत अच्छी तरह हैंडल कर सकते थे। पहली बात, सबसे पहली बात तो ये कि भाजपा और कांग्रेस में कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि दोनों के काम करने का तरीका अलग है, दोनों की कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, आइडियोलॉजी अलग है, लोग अलग हैं, विचार अलग हैं, और देश के प्रति प्रेम अलग है। तो एक देश जोड़ता है, एक देश को बेचता है। सुधा जी आपके बीच में नहीं बोल रहे थे मैडम, उनका ऑडियो में आज वैसे भी दिक्कत आ रही, प्लीज उनको बोलने दीजिए। आज मैंने सबसे ज्यादा वक्त आपको दिया, प्लीज। तो मैं ये समझता हूँ कि देश में अगर व्यापार बढ़ता है तो देश में नौकरियां भी होती हैं, देश की तरक्की भी उस हिसाब से होती है। और व्यापार में क्या होता है कि देश की जो धरोहर होती है उसको नहीं बेचा जाता है, बेचने का एक प्रारूप जरूर दिया जाता है देश की धरोहर में। तो उसी तरह देश में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और बड़े बिजनेसमैन बन रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया का प्रोजेक्ट है, बहुत सक्सेसफुल है। डिजिटल इंडिया के तहत आज मैंने मेरी एक कंपनी का पैन कार्ड अपडेट करना था, जो मैंने अपने अकाउंटेंट से बोला था और वो नहीं कर पाए इतने दिनों से, तो मैंने बैठे कर दिया ऑनलाइन। गजब की टेक्नोलॉजी है। हाँ, विजन अच्छा था राजीव गांधी का। हाँ जी, राजीव गांधी का विजन अच्छा था, नो डाउट। राजीव गांधी ने 1983 से वो 2014 तक क्या डिजिटाइजेशन किया था भाई साहब? अगर विजन उनका क्या डिजिटाइजेशन किया था? क्या मैं कुछ एक रोजमर्रा की जिंदगी में कंप्यूटर तक का विरोध किया जिन्होंने, नौकरियां चली जाएंगी लोगों की। डिजिटल इंडिया राजीव गांधी का विजन था। तो मैं कुछ चंद रोजमर्रा जिंदगी के प्रश्न कर लेता हूँ। अभी फिलहाल मुद्दे पे आ जाते हैं वैभव जी। कुल मिला के आपको क्या लगता है ना, कांग्रेस का क्या लगता है ना एक इंपॉर्टेंट इशू है, मैं चाहूंगा उस पर 5 मिनट आप लोगों का कमेंट हो। लेकिन ये जो कांग्रेस वाला मसला है ना, ये कांग्रेस, क्योंकि वैभव जी आपकी आवाज आज बहुत दिक्कत कर रही है, थोड़ी दिक्कत कर रही है आपकी आवाज। छोड़ के मैं इसका जवाब ये देना कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पार्टी के प्रति, मेरे पार्टी के विजन के प्रति और देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बोलूंगा जनप्रतिनिधि होता है। तो अगर राजीव गांधी का विजन था तो किस सरकारी अफसर से मिलने के लिए आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते थे? किस सरकारी अफसर के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते थे? अपने पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए या नया बनवाने के लिए कब ऑनलाइन एप्लीकेशन देके, कब ऑनलाइन मेल में पा सकते थे, कब पैन कार्ड जो है वो ऑनलाइन अपडेट कर सकते थे? एक बात बोलूं वैभव भाई, आपसे मैं बस एक गुजारिश करूंगी। सुधा जी एक मिनट, वैभव जी क्यों एक मिनट मुद्दे से भटक रहे हैं? 1 मिनट, आप ये सब बातें करके ना सर अटल जी की सरकार को चुनौती दे रहे हैं। भाई कम से कम आपके प्रश्न तो वाजिब होते हैं, तो वाजिब प्रश्न करेंगे तो सुनने में अच्छा लगेगा। वैभव जी आपके ऑडियो में भी दिक्कत आ रही है सर मेरा सवाल सुन लीजिए। और राजीव गांधी ने 1984 के दंगे कराए और कत्लेआम मचाया। तो राजीव गांधी के विजन के बारे में तो हम अगर बात करें तो बहुत ही विजनरी आदमी थे। पूरी कौम को खत्म करने की कोशिश करी, बताओ इससे बढ़िया। अच्छा मुद्दे पे आए, मुद्दे पर वैभव जी, मुद्दे पर आए, मुद्दे पर। अच्छा एक दिलचस्प, अच्छा एक मिनट इसके पहले आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विजन की बात कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। आप विजन को लेके बात करते। अच्छा ओके करना चाहिए आपको। तो देश के अंग्रेजों के जाने की खिलाफत कर रहे थे कि अंग्रेज न जाएं, आप उस विचारधारा को देश में लेना चाहते हैं वैभव जी, तो कम से कम इसे बोलने के पहले सोचा करिए कि आप जो बोल रहे हैं, जिस विचारधारा की बात कर रहे हैं वो आपके अगेंस्ट जाने वाली है। जब देशभक्ति की बात होती है ना,
मतलब मेरे को एक बात बताइए सुधा जी, आप कांग्रेस में हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास में, महेश जोशी में ऐसी कौन सी खूबी नहीं है जो सचिन पायलट में है, और चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट को ही बनना चाहिए? बड़ी अजीब बात है। नहीं, आपके मुख्यमंत्रियों के क्या क्या गुण होते हैं, क्या होते हैं, क्या बताएंगे मुझे? क्या वैभव जी का नहीं, ऑडियो सही हो ऐसा क्या सकता है? मतलब क्या है ये प्रश्न उठाने वाला कोई होता क्या भाई? कि क्यों वो क्या जनता ने चुना नहीं है उनको? क्या जनता ने उनको चुना नहीं है? क्या वो जैसे मोदी जी अपनी जनता के लिए कार्य करते हैं? सुधा क्या जी, उनको नहीं वैभव जी, चुना? आप एक ऐसे मिनट, प्रश्न एक मिनट, उठाते प्लीज। हैं, जनता को गुमराह प्लीज एक करते हैं। मिनट, प्लीज जब एक प्रश्न सुधा आता जी, है, सुधा जी एक मिनट, प्लीज प्लीज। ऑडियो में दिक्कत आ रही है उनके, प्लीज समझिए इस बात को। ऑडियो क्लियर नहीं आएगा तो फिर हम बहस करते रहे, कोई फायदा नहीं। मैं एक बात कह रहा हूं वैभव जी, एक आप सेकंड। सचिन पायलट को, एमएलए को सारा मिलके आप सर उनको बनाने दीजिए ना, आप भी तो तय करते हैं ना। एक हारे हुए मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो ये आपसे थोड़ी ना जाके कोई प्रश्न करता है। एक मिनट आप सारे एमएलए को मिलकर कर रहे हो। वैभव जी, अभी क्या वैभव जी, 4 महीने पहले सचिन पायलट कांग्रेस को तोड़ने की वैभव कोशिश कर जी, रहे थे, मुद्दे तब पे क्या आए। है? अब उनको चीफ मिनिस्टर बना के उनको रिवॉर्ड सर सचिन पायलट को लेकर वो फैसला कर लेंगे ना, आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? कल ये को वही आपका आपके दर्द है मुख्यमंत्री क्या? बन जाए फिर। एक मिनट, कैसे दर्द है आपका? कम्युनिकेशन पूछ रहे हैं सर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चीफ मिनिस्टर जबरदस्ती थोड़ी बना देते राजस्थान का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन भरने की बात थोड़ी कही थी। एक मिनट तिलक जी, कम से कम झूठ बात पे तो आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जब विचारधाराओं की बात होती है तो ऐसे ना जनता को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए भाई। एक मिनट, मैं इतनी फिर ईमानदारी होनी चाहिए। एक मिनट, एक जनता के मिनट, पास एक सब जाना मिनट, चाहिए। प्लीज प्लीज सुधा जी, एक मिनट। वैभव जी, वैभव जी, वैभव जी, की सीट के पीछे बात कर रहे हो जो सच्चा भी नहीं है, जो अपने वैभव आप जी, को डिफेंड करने के लायक अभी के साथ जिसका नाम ले रहे थे, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, वो लोग क्या है, मौजूद है क्या? एक मिनट वैभव जी, मुद्दे पे आए प्लीज। सुधा जी, ऑडियो में दिक्कत आ रही है वैभव जी के, प्लीज ऑडियो क्लियर नहीं आ पा रही है, समझिए इस बात को प्लीज। वैभव जी, वैभव जी का ऑडियो। सज्जन जैसे बड़े बड़े नेता आज तक केस लड़े, 1984 के दंगे बढ़ाने का केस। वैभव जी, वैभव जी, तो ongoing matter है ना, वैभव जी, एक मिनट। ongoing matter है, कोई था। अच्छा वैभव जी, सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए, सिर्फ एक दिलचस्प मुद्दे पे मैं आ रहा हूं। वैभव जी प्लीज सर, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, समझिए सर इस बात को। आप अध्यापिका है, इतिहास की किताबों में राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का नाम खून के पेन से लिखा गया है। एक मिनट सर, याद दिलाऊं मैं आपको, एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट ये लेटर ऑफ रिकॉर्ड है सर, एक मिनट प्लीज सर, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूं, आपके ऑडियो में आज कुछ पता नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं कि आपके ऑडियो में समस्या आई हो। आज समस्या आ रही है ऑडियो में। मैं एक बात समझना चाह रहा था आपसे वैभव जी, ये तमाम बवाले जान पूरे देश में छिड़ा हुआ है, गहलोत, सचिन पायलट है, दिग्विजय सिंह, सोनिया गांधी, आला कमान, इन सबके भीतर एक बड़ी खबर तो छुपी गई। कौन सी? इतनी बड़ी खबर थी हाँ। और वो ज्यादा चर्चा हुई नहीं उस पे, और मुझे लगता है चर्चा होनी चाहिए थी देश में। हाँ। जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया, वो 3 महीने, इतना बड़ा कल्याणकारी फैसला था कि नहीं लिया ना फैसला। मैं एक बात समझना चाह रहा था प्लीज। दूसरा एक जो मुद्दा है, दूसरा मुद्दा मैं उस पर आना चाहूंगा, और वो जरूरी भी है, वो देश को समझना भी चाहिए, है ना? क्योंकि ये जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया कल्याणकारी फैसला है कि भैया 3 महीने जो है, 3 महीने अब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाएगा, मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। अब ये 80 करोड़ का, खैर मेरे को फिगर आज तक नहीं समझ में आया 80 करोड़ का फिगर आया कहां से। हो सकता है सरकार ने कुछ आंकड़ा अपनी तरफ से जारी किया होगा, लेकिन मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे मिला नहीं। तो अब मैं मुद्दे पर आता हूं सर। ये जो फैसला लिया गया, क्योंकि देश की बड़ी खबर है, और पता नहीं इतनी बड़ी खबर होने के बावजूद मीडिया उस पर चर्चा नहीं कर रहा, मीडिया उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। करना चाहिए। जब सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, बड़ी हैरानी हुई कि देश की इतने बड़े बड़े हैं पत्रकार और उस पर चर्चा भी नहीं कर रहे। सर ये जो 3 महीने आपने बढ़ाया, ये संजोग है या फिर प्रयोग है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये संजोग है या प्रयोग है। गुजरात, हिमाचल में दिसंबर चुनाव, और नतीजे दिसंबर तक आएंगे तो बढ़ाया गया दिसंबर तक। तो ये संजोग है या प्रयोग है?
वैभव जी, फ्री में अनाज योजना आपने जो की है, ये संजोग है, ये प्रयोग गुजरात और हिमाचल में चुनाव क्या है? अब देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और शायद मीडिया के सिक्कों में साइड का पहलू या थोड़ा सा एंगल का पहलू भी देखा जाता होगा, लेकिन मेरे लिए इसके दो हिस्से हैं। अब अगर अपन थोड़ा सा चर्चा करें सहयोग या प्रयोग के बारे में, लेकिन मेरे लिए मैं जिस तरह इस चीज को देखता हूँ वो दो हिस्से। एक तो सितंबर से दिसंबर तक इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि अभी त्योहारों का समय है, दिवाली आ रही है, और यदि हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, ईडब्ल्यूएस को, गरीब परिवारों को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत खाना उपलब्ध करा रहे हैं, 5 किलो राशन उपलब्ध करा रहे हैं, गेहूं और चावल हर महीने दिया जाता है। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। इसको आपको इलेक्शन जोड़ के देखना चाहिए। नहीं, मैं आपको बता देता हूं सर, आप जब फ्री में राशन दे रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि भैया त्योहार का सीजन है और राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। सर महंगाई कम कर दो ना। नहीं, महंगाई कम कर दो, मैं गलत तो नहीं कह रहा, आप महंगाई कम कर देते। सरकार सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी गरीबों को रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं, और रिजर्वेशन उनके इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से देने की बात कर रहे हैं, और मसले की सुनवाई जारी है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये तो पहले होना चाहिए था। लेकिन वैभव जी ना, मेरे सवाल को आप गुम कर गए। मैं उदाहरण के तौर पर आपके सामने महंगाई की बात कर रहा हूं। महंगाई की बात मैं क्यों कर रहा हूं? जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपके सामने मैंने कहा कि अगर वाकई में आपको चिंता है कि भैया गरीब जो है त्योहार बना ले, तो सर महंगाई कम कर दो ना। उदाहरण के तौर पर आपके सामने है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर सरसों का तेल 200 रुपए, गैस सिलेंडर 1000 के पार है ना, और उसमें से 1,08,00,000 जो है सिलेंडर तक नहीं भरवा पाए उज्ज्वला योजना के तहत। अब महंगाई को ठिकाने लगाने की बजाय आपने फ्री अनाज देने की बात कर दी। ये कच्चा अनाज भूनकर खाएंगे क्या? एक एक करके अगर आप पॉइंट डिस्कस करेंगे तो हर चीज का जवाब मिल सकता है। और अगर अपन एक साथ बारिश करेंगे सवालों की जो कि हो रही है, तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, कहीं खुल जाएगा जवाब। नहीं, जवाब दीजिए। मेरा सवाल यही था कि महंगाई को कम कर देते। ये अनाज तो जो 120 रुपए प्रति व्यक्ति को आप दे रहे हैं, आप महंगाई कम कर देते, दिक्कत ही नहीं होती कि नहीं? महंगाई तो जिस तरह से बढ़ी गई। पहले अपन उज्ज्वला योजना की बात करते हैं। अगर उज्ज्वला योजना को अपन देखें थोड़ा सा, तो उज्ज्वला योजना में थोड़े से हिट्स और थोड़े से मिसेस थे, लेकिन योजना और काफी हद तक उसकी सक्सेस भी है। यदि आप आधा ग्लास खाली देते हैं तो मेरी गुजारिश रहेगी आपसे कि आप आधा ग्लास भरा होगा। तो अब आप आ जाओ स्टेट रन सिलेंडर कंपनीज पे, यानी भारत गैस है, इंडेन है, ये सारी स्टेट रन है, गवर्नमेंट ओन कंपनीज ही रन करती हैं। तो आप ये समझें कि इनकी जो कैपेसिटी थी सिलेंडर बांटने की, करप्शन खत्म करने की, वो थी नहीं। पिछले कुछ सालों में उज्ज्वला योजना आई, और जैसे जैसे उज्ज्वला योजना आगे बढ़ी, जीत की ओर अग्रसर हुई, वैसे वैसे सिलेंडर कैपेसिटी इंक्रीज हुई और वैसे वैसे नेटवर्क इंक्रीज हुआ। आज की तारीख में एनटीपीसी जैसी महारत्ना कंपनीज, एनएचपीसी जैसी पावर कंपनीज, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर महंगाई कम कर देते तो आपको लगता है ये ज्यादा राहत होती फ्री योजना देने की बजाय? अच्छा, आप देंगे तो सौगात और दूसरे दे तो मुफ्त की रेवड़ियां। भाई साहब, ज्यादा और कम राहत नहीं होती, राहत होती है। हाँ, तो राहत होती है, तो मैं वही कह रहा हूं ना। तो आप देंगे तो सौगात है और दूसरा देगा तो रेवड़ियां हैं। आप एक सेक्शन पे, एक एक्टिविटी पे पूर्णतः फोकस टिकी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा देश है और आपको सब कुछ एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आपको थोड़ा हर कार्य क्षेत्र में कार्य करना पड़ेगा, और वही आज की तारीख में भारत सरकार कर रही है। हर कार्य क्षेत्र में थोड़ा कार्य कर। सर, और ऐसा तो नहीं है ये सब ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है? थोड़ा कार्य तो अलग अलग कार्य क्षेत्रों में किया मैं सुधा जी के पास जाऊं। वैभव जी, मैं फाइनल कमेंट्स ले रहा हूं आप लोगों से। कहीं ऐसा तो नहीं है ये सब कुछ ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है? मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? अगर सबका ध्यान भटकाने के लिए हो रहा होता तो अभी आपने खुद ही तो इस टॉपिक की शुरुआत में बोला कि मीडिया में ये सब चल नहीं रहा है, और क्यों नहीं चल रहा है मैं बता देता हूं क्यों नहीं चल रहा। नहीं रहा है, आपको मालूम है इसी दरमियान देश में एक बड़ी खबर आई। हमने सरकारों की तरह कोई भी एडवर्टाइजमेंट आ रहा हूं आपके पास।
आपको मालूम है इसी दरमियान देश में एक बहुत बड़ी खबर आई जो मीडिया की सुर्खियां तक नहीं बनी। क्यों नहीं बनी मैं खुद हैरान हूं, बता देता हूं क्या है। बताऊं आपको, आपकी जो चाहत थी 2014 से पहले की कि वो काला धन वापस लेकर आएंगे, और जो फैसला आपने लिया था नोटबंदी का, उसी से जुड़ी हुई एक खबर है। नोटबंदी ना मैं बता देता हूं सर, नोटबंदी का मसला है। एक अखबार है भास्कर, दैनिक भास्कर, और उसमें एक खबर छपी है। उस खबर की हेडलाइन में आपको दिखा रहा हूं। नोटबंदी के बाद से 54 करोड़ 2000 के नोट गायब हो चुके हैं। देश में जमा 9 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी। नोटबंदी के बाद छपे 500 2000 के 1680 करोड़ नोट गायब हो चुके हैं। आरबीआई के पास कोई हिसाब नहीं है। इन विषयों पर कोई चर्चा नहीं करता। नहीं सर, एक सेकंड, कितना इंपॉर्टेंट विषय है। हमने जिसकी नोटबंदी की, नोटबंदी के बाद छपे 500 से 2000 के जो नोट थे वो गायब हो गए। आरबीआई के पास हिसाब तक नहीं है उसका। यार एक बात बताओ, मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि जो जितनी करेंसी, प्रिंटेड करेंसी सर्कुलेशन में है, वो आरबीआई उस प्रिंटेड करेंसी को क्या चिप लगा के ट्रैक करता है क्या? चिप लगाने वाले दूसरे थे। चिप लगाने वाले दूसरे थे। 2016 की नोटबंदी के समय 500 के कितने नोट है आरबीआई पता लगा सकता है क्या? ऐसी बातें करते हैं भाई साहब। अच्छा, तो फिर काले धन का कैसे पता लगा लेते थे आप 2014 से पहले कि इतना काला धन जमा है? नहीं, आज आप मुझे कह रहे हैं वैभव जी, आज आप मुझे कह रहे हैं कि चिप से पता लगता है क्या? ये तो उनसे पूछे जो चिप बताते थे। पहली बात। दूसरी बात, ये 2014 से पहले आपके पास कौन सा फॉर्मूला था? सर सवाल तो सुन लीजिए। कितने 500 के, कितने 100 के, कितने 50 के, कितने 20 के, 10 के, 2000 के? सर सवाल तो सुन लीजिए। 2014 से पहले कौन सा फॉर्मूला था जिस आधार पे आप बताते थे इतना काला धन बाहर जमा है, वापस आ गया तो सबको 15-15 लाख रुपए मिलेंगे? सबको 15-15 लाख रुपए मिल सकते हैं। इतना काला धन है। ओके, तो वो काला अभी तो सुधा जी के, अभी तो किसी के अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं आया, जो था वो भी जा रहा है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं 2016 की नोटबंदी के बाद ना मैं सुधा जी के पास जाऊं, एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। 2016 की नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार को उम्मीद थी कि भ्रष्टाचारियों के घर के गद्दे तकियों में जो भर भर कर पैसा पड़ा है 3-4 लाख करोड़ रुपया काला धन में बाहर आ जाएगा। पूरी कवायद में काला धन तो 1 लाख करोड़ ही बाहर आया। मगर नोटबंदी के समय जारी किए गए, सर ये आंकड़ा ऑफिशियल आंकड़ा है, और नोट के वक्त सर वो नोटबंदी का आंकड़ा नहीं है सर। नोटबंदी के समय जारी आपके 500 और 2000 के नोट में, आप सर सुनना ही नहीं चाह रहे। आपके 500 और 2000 के नोट में अगर 9 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए और आप कह रहे कोई खबर ही नहीं है। अरे क्या पता कैसे है कि गायब हो गए? मैं खा गया, आप खा गए, सब्जी को अच्छी लगा, सब्जी बना दी, मतलब तो पता तो चले कि गायब कैसे होते हैं। मतलब कोई आंकड़ा ना हो उसे गायब नहीं माना जाता। नहीं, मार्केट में तो यही देखता है कॉम्बिनेशन के इतने नोट जो है वो सर्कुलेशन में है। सुधा जी, ये थोड़ी पता चलता है कि मेरी जेब में, आपकी जेब में, सुधा जी की जेब में कितने नोट की सुधा जी आपका कमेंट। तिलक जी, मतलब वैभव जी ने पहली बार बताया कि आरबीआई के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है नोट छपती है, तो ये मुझे पहली इंफॉर्मेशन मिली है। नहीं, देखिए प्लीज वैभव भाई, ऐसे तो इंफॉर्मेशन प्लीज दीजिए। आपको मुझे अच्छा लग रहा है कि आरबीआई के जो नोट गायब है उसको आरबीआई कैसे जान पाएगी? फिर आप कह रहे हैं कि चिप की जो सूचना थी, तिलक जी को भी याद होगा और मुझे भी बखूबी याद है कि बकायदा जिस मीडिया को आप, जो आपके यशोगान में दिन रात लगे रहते हैं, उन्होंने बकायदा इसमें कई दिनों तक प्रोग्राम चलाए थे, कैसे कहाँ वो चिप है। तो इससे बेहतर आपसे कोई जान नहीं पाएगा। जब भी किसी तथ्य को छुपाना, आपने कहा कि न्यूज नहीं आ रही है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। न्यूज इसलिए नहीं आ रही है कि सारे पत्रकार आपके हर उस बात को चाहते हैं। सब लोग तिलक जी जैसे या कुछ ऐसे पत्रकार जो बचे हुए हैं जिनने पत्रकारिता के कम से कम जो गिरावट आई है सूचकांक में विश्व में, उसको संभाल रखा है। ऐसे पत्रकारों के
होने की वजह से हम पत्रकारिता में कुछ कह पाते हैं, लेकिन जो आपकी बात सिर्फ मानते हैं, जिनको आपने खरीदा हुआ है, जो आपकी सरकारी फंड पे चलते हैं, वो क्यों आने देंगे? प्रश्न इसका है, क्योंकि सूचना उतनी जितने में जनता ठीक, भरम जाए, मैं- जनता आपके कब्जे में हो जाए। मैं कार्यक्रम को 15 लाख खत्म कर रहा आ हूं। सकते थे, सुधा जी, बिल्कुल। सुधा जी, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। मैं एक मिनट बोल रहा हूं। वक्त 15 इजाजत लाख नहीं की दे बात पे रहा। अगर मैं नेता होने के नाते अपने जनता से बोलती हूँ कि मुझे वोट दोगे, 15 लाख आ सकते हैं, जनता आपके बुलावे में पड़ेगी, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है। आपने ये चुनाव के लिए बोल दिया। ओके फिर ओके, उसके वक्त बाद इजाजत नहीं दे रहा। फिर आप लेकिन वैभव जी जाते जाते एक फैक्ट बता देता हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की 2016-17 से लेकर, जो आपने कहा ना, एक मिनट सर सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए सर। 2016 से 17 से लेकर 2021-22 तक की एनुअल रिपोर्ट बताती है, आरबीआई ने 2016 से लेकर अब तक 500 और 2000 के कुल 6,800 सर करेंसी जो नोट छपे थे, उसमें से जो सर्कुलेशन से गायब है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो सर्कुलेशन से गायब है। वो रिपोर्ट ये तस्दीक करती है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। खैर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी। वक्त इजाजत नहीं दे रहा। सुधा जी थैंक यू सो मच, वक्त से ऊपर चला गया मैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।